अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान, आप सबको डॉक्टर हाकानम चैनल में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात टीचर जो होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखने के बजाय ऐसी कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा होता है। इन लाइंस का मतलब क्या है, आखिर इन लाइंस का मतलब क्या है। या आपने देखा होगा ऐसे कुछ रिंग्स बना रहा होता है। अब इस साइकिल का क्या मतलब है। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक मैंने हमारी जो ऑफिशियल बुक है एसेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उससे एक्सट्रैक्ट किया है। ये आपको आगे ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी आगे के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, आगे जो हम मजीद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़ते जाएंगे, सो आगे की जो कॉन्सेप्ट होगी उनको समझने के लिए ये आज का लेक्चर बहुत जरूरी है। सो बगैर वक्त जाए कि हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी जरूरत क्यों पड़ी हम इसको डिस्कस करेंगे। सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी अ ह्यूज वेराइटी ऑफ कार्बन कंपाउंड। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत बड़े होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सो नाउ टू कम्युनिकेट द स्ट्रक्चर, केमिस्ट डेवलप डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग एंड ड्राइंग मॉलिक्यूल। अब इनकी स्ट्रक्चर को आसानी से पढ़ने के लिए केमिस्ट ने क्या किया, डिफरेंट तरीके अपनाए। देखो, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं एक मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास 50 कार्बन है, मैं कहता हूं इसके अंदर लेट्स सपोज 100 हाइड्रोजन है, बहुत सारे ऑक्सीजन है। अब 50 कार्बन, इतने हाइड्रोजन, इनको किसी सिंगल पेज के ऊपर लिखना या बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। डियर स्टूडेंट, आगे आप पढ़ोगे एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसके अंदर 1000 ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं। सो आप उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट एज इट इज नहीं बना सकते, उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। सो केमिस्ट ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरीके अपनाए। जिस तरह मिसाल के तौर पे, अच्छा ये मैं आगे समझाता हूं, पहले व्हाई डू वी नीड दिस, हमें ये जरूरत क्यों पड़ी, हमें मॉलिक्यूल को सिंपल रिप्रेजेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी, हम कंप्लीट स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिख रहे। सो बिकॉज शोइंग एवरी एटम बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम को दिखाना, बॉन्ड को दिखाना, इलेक्ट्रॉन को दिखाना इन अ बिग मॉलिक्यूल वुड बी वेरी मैसी। एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल के अंदर एक एक एटम को, एक एक इलेक्ट्रॉन को दिखाना जो होता है बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मतलब जोकों का काम होता है। सो केमिस्ट यूज शॉर्ट हैंड नोटेशन टू सेव टाइम एंड मेक डायग्राम्स नीट एंड क्लियर। सो केमिस्ट ने क्या किया, कंप्लीट स्ट्रक्चर को लिखने के बजाय शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल किया। कंप्लीट स्ट्रक्चर को लिखने के बजाय शॉर्ट हैंड को इस्तेमाल किया। जिसने आपने शॉर्ट हैंड का नाम सुना है कभी? शॉर्ट हैंड हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसमें हम हर एक वर्ड्स के लिए, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ नॉलेज, मैंने नॉलेज के लिए कोई छोटा सा नुक्ता बना दिया, मैं मतलब ये नॉलेज है बाकायदा किसी भी चीज को शॉर्ट करके रिप्रेजेंट करने की। जिस तरह एंड को पूरा लिखने के बजाय हम क्या लिख रहे होते हैं, ऐसा लिख रहे होते हैं। जिस तरह बिटवीन को हम पूरा लिखने के बजाय हम क्या, हम मतलब वैसे बुक के अंदर तो नहीं है लेकिन ऐसे हम लिख रहे होते हैं। सो मतलब एक बहुत बड़े कंपाउंड की स्ट्रक्चर को शॉर्ट करके लिखना हमारे पास क्या शॉर्ट हैंड मेथड है। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं अभी आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा कि कैसे मतलब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है शॉर्ट हैंड की। सो अब देख लीजिएगा कि हमें शॉर्ट हैंड की ज़रूरत क्यों पड़ी है। जरा मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे। मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ साइक्लोहेक्सेन। क्या? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, पहली बात साइकिल, हेक्सामीन, हेक्सामीन 6। ये स्टूडेंट ये आपको याद रखते हैं। मीथ का मतलब 1 कार्बन, ईथ का मतलब 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्टा 9 और डेक। ठीक है, मीथ मतलब 1 कार्बन, ईथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, हेक्सा मतलब 6 कार्बन, हेप्टा मतलब 7 कार्बन, ऑक्टा मतलब 8 कार्बन, नोना मतलब 9 कार्बन और डीका मतलब 10 कार्बन। जहां पे भी हमारे पास हेक्सा का मतलब कितने, वहां पे कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे। और एन रिप्रेजेंट कर रहा है अल्केन को। किस चीज को? अल्केन को। अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल। आई होप
क्या आपको पता होगा अल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। अल्काइन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो। अब देखो हमने एक साइकिल ड्रॉ करनी है जिसमें कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, और एन का मतलब उन 6 के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। अब अगर मैं इसको लिख लूँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है डियर स्टूडेंट, 6 कार्बन पूरे हो गए। डियर स्टूडेंट कुछ मैं पॉइंट्स आगे इससे आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। डियर स्टूडेंट कार्बन की वैलेंसी कितनी है, हाँ ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। एटम बॉन्ड क्यों बनाता है उस लेक्चर के अंदर मैंने बहुत डिटेल से बताया है कि एटम की वैलेंसी क्या है, कितनी वैलेंसी होती है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है। हाँ डियर स्टूडेंट बताओ, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है। और ये हमें किसने बताया था, ऑक्टेट रूल क्या कहता है, डुप्लेट रूल क्या कहता है। ऑक्टेट रूल ये कहता है एटम को स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम को छोड़ के बाकी सब इस रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। एटम ड्रॉ करो, एटम ड्रॉ करो। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। किसने बताया, बोहर ने। कौन सा फार्मूला था, 2n²। n के ऊपर 1 पुट करो तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। कार्बन के पास है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल के अंदर आ गए 2, दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे, 6 में से 2 निकालो 5 बच जाते हैं ना, 4 बच जाते हैं। ठीक है, सो दूसरे शेल के अंदर हमारे पास कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। सो ये कार्बन क्या करेगा, एक बॉन्ड बना के 5 हो गए, दूसरा बॉन्ड बनाएगा 6 हो जाएंगे, तीसरा बॉन्ड बनाएगा 7 हो जाएंगे, चौथा बॉन्ड बनाएगा 8। सो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा होता है, 4 बॉन्ड बना रहा होता है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ठीक है, इस तरह कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन कितने बना सकता है, 1। ऑक्सीजन कितने बना सकता है, 2। बहरहाल आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होगी। अब इस कार्बन ने बनाने 4 बॉन्ड, ये हेक्सेन है, इसके अंदर बाकी कुछ नहीं है। सो कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, कार्बन और साथ में हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बनाए हुए। सो ये क्या कर सकते हैं, मजीद 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 2 बनाए हुए, मजीद ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसने मजीद 2 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। ये भी मजीद 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। ये भी 2 के साथ बॉन्ड बना सकता है। देखो सबकी वैलेंसी पूरी होगी ना। अब एक बन गई ये स्ट्रक्चर, ये है कि जिसके अंदर मैंने एक एक बॉन्ड को, एक एक एटम को बाकायदा दिखाया हुआ है। एक में शॉर्ट हैंड मेथड के जरिए जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं। जी डियर स्टूडेंट आप बताओ, इसको बनाना आसान है या इसको बनाने में ज्यादा टाइम लगा या इसको ज्यादा बनाने में टाइम लगा, कौन सी ज्यादा प्यारी दिख रही है, किसकी हमें समझ ज्यादा अच्छी आ रही है। सो इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए सो ये जो स्ट्रक्चर है ये इजी भी है, इसको पढ़ना भी आसान है, इसको देख के मतलब फीलिंग्स आती है, इसको देख के मतलब कितनी अजीब सी बनी हुई है। सो इसीलिए केमिस्ट ने क्या किया, एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर को शॉर्ट हैंड के जरिए लिखना स्टार्ट कर दिया। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, मैंने एग्जाम्पल दी हुई है प्रोपेन 1-ऑल की, प्रोपेनॉल की। किस चीज की, प्रोपेनॉल की। प्रोप मतलब कितने कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। सो कार्बन नंबर 1 2 3, 1 2 3। अच्छा ऑल किसको रिप्रेजेंट करता है, हाँ डियर स्टूडेंट इससे अगला लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें मैं सिखाऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। जहां पे मतलब ऑल आएगा ना उसका मतलब क्या है कि उसमें OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 3 कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट है, OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोपेन। अच्छा फंक्शनल ग्रुप OH कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेन 1-ऑल। इस प्रोपेन 1-ऑल की एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ गई ये, ठीक है, CH3 CH2। देखो कार्बन ने कितने बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस कार्बन ने कितने बनाए, 1 2 3 4। इस कार्बन ने कितने बनाए, 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितने बनाए, 2। हाइड्रोजन ने कितने बनाए, 1 1 1 1 1 1 1 1। हर जगह पे क्या बनाए, एक एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इस प्रोपेन 1-ऑल को हम अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर इसकी बनाएं तो एक हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर आ गई ये। इसको अगर मैं थोड़ा मजीद सिंपल करके लिखूं, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H8O, C3H8, 3 ये एक ये और एक 8 हाइड्रोजन होकर एक क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। या इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं, CH3 कंडेंस फॉर्म में, CH3 CH2 CH2OH। अब ये साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले ये था फिर साथ साथ में ये आ गया, फिर इसको मजीद सिंपल करते हुए एट एंड हमारे पास क्या बना दिया, ऐसे 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 करके और साथ में क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अब अगर इन सब में देखा जाए तो सबसे सिंपल कौन सा वाला है, ये वाला है। और इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूल को सिंपल करके रिप्रेजेंट करना।
कि उसको पढ़ने में भी आसानी हो, उसको समझने में भी आसानी हो और उसको दिखने में भी आसानी हो। बहुत सारी स्ट्रक्चर है कि जिनको देख के बंदे का मन नहीं करता देखने को। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम्प्लेक्स सी होती है। इन कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल बनाना जो है इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट वैलेंसी और हम कैसे, मतलब ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है ये हमने कैसे बनाई है, इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अभी हम समझेंगे इसको। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिक रूल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमने रिप्रेजेंट तो करना है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। वो रूल्स क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए यार वैलेंसी का मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि हम डील करें ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मैं आपको बताता चलूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन्स, ये कुछ चीजें जिनसे आपका वास्ता बार बार पड़ेगा। तो अच्छा यही होगा क्या कि अभी से आप इनका कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लें। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो एटम को स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में, ठीक है, आखिरी शेल को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। एटम को स्टेबल होने के लिए, स्टेबल का मतलब कि वो इंडिपेंडेंटली रह सकता हो, वो एग्जिस्ट कर सकता हो। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ, चले मैं आगे, O2 का मॉलिक्यूल रह सकता है कि नहीं, O2 रह सकता है लेकिन सिंगल O नहीं रह सकता। H2 रह सकता है कि नहीं, लेकिन सिंगल H नहीं रह सकता। अब क्यों नहीं रह सकता उसकी रीजन मैं बताता हूँ। हर एक एटम का जो आखिरी शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। अगर ये हमें डुप्लिट साहब ने कहा था कि हमारे पास एटम को स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये रूल जो था ना सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मतलब जो मोनो एटॉमिक शेल्स हैं उनके लिए था, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनके लिए क्या है, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में, अच्छा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन डुप्लिट जो ऑक्टेट रूलर्स के अकॉर्डिंग एटम को स्टेबल होने के लिए बाकी जितने भी सारे एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, 118 है। 118 के अंदर इनको निकालो, बाकी जितने भी बच गए उनको स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में चाहिए होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको दिलो दिमाग पे लिख लो, बार बार ये चीजें डिस्कस हो रही होती है और हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बात करता हूँ कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एटम बनाओ कार्बन का, पहले शेल में गए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक ये, दूसरे में कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4। अब इसके पास है 4, कितनों की कमी है, हमें चाहिए 8। आखिरी शेल में कितने चाहिए, 8 चाहिए। कार्बन के आखिरी शेल में 4, 5 की कमी है ना, हमें चाहिए 8, इसके पास है 4 तो 4 की कमी है, ठीक है। कितने की कमी है, 4 की। अब पास में एक हाइड्रोजन आया, क्या आया, हाइड्रोजन। डुप्लीट रूल के मुताबिक हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 है। सो इन दोनों ने आपस में क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब ये हाइड्रोजन ये कंसीडर करेगा कि इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, सो कितने हो गए इसके पास, 2। कार्बन ये कंसीडर करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मेरे पास, इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो कार्बन के पास अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ये हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 1 2। इसी तरह एक दूसरा हाइड्रोजन आया, एक इस तरह तीसरा आ गया और एक चौथा, मतलब 4 हाइड्रोजन आए। इन्होंने 4 हाइड्रोजन आए, उन्होंने एक कार्बन के साथ क्या किए, सिंगल बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए। इसका मतलब क्या है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन 4, वैलेंसी, वैलेंट से मतलब वैलेंसी से रिलेटेड है। वैलेंसी किसको कहते हैं, द पावर ऑफ कंबाइनिंग ऑफ वन एटम विद अदर एटम। एक एटम बाकी कितने एटम के साथ मिल सकता है, तो ये कार्बन कितनों के साथ मिला है, 4 के साथ मिला है ना। अब ये शर्त नहीं कि वो सेम और डिफरेंट हो, बस एटम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 के साथ मिला तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई, 4 हुई। इसी तरह ऑक्सीजन का भी अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, ऑक्सीजन का आप देख लो, हाइड्रोजन की समझ आ गई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम ऑक्सीजन की भी बात करते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने रह गए, 8 में से 2 निकालो, 6 रह गए ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन को चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना के हाइड्रोजन क्या हो गया, स्टेबल। दूसरा हाइड्रोजन आया, उसको भी चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन, उसने बॉन्ड बना के क्या हो गया, स्टेबल। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बना हमारे पास, एक ऑक्सीजन था, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे के साथ हाइड्रोजन बनाया। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन जो थे वो फ्री रह गए। डियर स्टूडेंट, एक पेयर में कितनी चीजें होती है,
टू सिमिलर थिंग आर कॉल्ड पेयर्स। एक पेयर के अंदर दो एक जैसी चीजें होती है ना, तो यहाँ पे दो ये कितने पेयर हो गए, दो पेयर हो गए। इन्होंने बॉन्ड बनाए हुए नहीं, ये अकेले, इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है लॉन पेयर, दीज आर कॉल्ड लॉन पेयर। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, लॉन किस बोलते हैं, अकेला, तन्हा, ठीक है। जबकि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा लिखते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड पेयर ये, एक ये, दो लॉन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, ठीक है, दो लॉन पेयर और दो बॉन्ड पेयर। सो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन इज डाई वैलेंट, डाई मीन टू, वैलेंट मीन वैलेंसी। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, दो बॉन्ड बना सकता है स्टेबल रहने के लिए, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन कितने बना सकते हैं, वन। हेलोजन्स क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, दीज आर हेलोजन। ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं, आपने कमेंट करके बता देना है। इसी तरह नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, जल्दी से ड्रॉ करके कोशिश करके देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से इसको बना के देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है। खुद प्रैक्टिस करोगे तो तभी होगा। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा और कितने इसके ऊपर लॉन पेयर है, जल्दी से बताओ मुझे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, सो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, आखिरी शेल में कितने चाहिए, 8 चाहिए, इसके पास कितने 5 है, सो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो ये लॉन पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे। सो नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट, कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 3 बॉन्ड बना सकते हैं, सो नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट। ये बातें आपकी समझ में आई। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक मॉलिक्यूल को हम कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को हम कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला, फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें हम उसकी पूरी स्ट्रक्चर लिखेंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पे 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। 1 पोजीशन के ऊपर OH लगा हुआ है, OH के लिए हमारे पास ऑल यूज होता है, सो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेन 1 पोजीशन के ऊपर लगा है, सो प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। देखो इसके अंदर कार्बन को भी मैंने शो किया हुआ है, हाइड्रोजन को भी शो किया हुआ है, एक एक बॉन्ड को शो किया हुआ है। दिस वन इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन भी शो किए, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर क्या किए हुए, शो किए हुए हैं। सो दिस वन इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, इससे हमें मुकम्मल समझ आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंडेंस्ड आर फार्मूला लाइक स्ट्रक्चर। कंडेंस का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया है, इस सी और इन तीनों को कंडेंस किया, क्या बनाया, CH3, CH3, CH2, CH2, CH2 और OH। दिस वन इज कंडेंस्ड। या इनको मजीद भी कंडेंस कर लो, इन बॉन्ड को भी हटा दूं, CH3, CH2, CH2, OH। इससे भी हमें समझ आ जाती है कि यार इनके दरमियान बॉन्ड कितने होंगे। आपने हमेशा कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, आपने हमेशा ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे करने हैं, आपने हमेशा हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड पूरे करना है। ये बात अपने अपने जहन में इमेजिन कर लेनी है, रख लेनी है, ठीक है। कार्बन हमेशा 4, ऑक्सीजन हमेशा 2, नाइट्रोजन हमेशा 3, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा जिगजैग और लाइन रिप्रेजेंटेशन, जिगजैग या लाइन रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये जो कॉर्नर है इनको कंसिडर करते हैं कार्बन, कॉर्नर को क्या कंसिडर करते हैं, कार्बन कंसिडर करते हैं। अब देखो ये जिगजैग है या इसको हम लाइन भी कहते हैं। सो एक कार्बन, एक कॉर्नर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने कॉर्नर बन रहे हैं, इस चौथे कॉर्नर के ऊपर ऑक्सीजन OH इसको छोड़ दो, इन कॉर्नर को देख लो। तो एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये भी क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। इस वाले कार्बन के ऊपर क्या लगा, OH के लिए ऑल, सो दिस वन इज प्रोपेनॉल। मतलब ये एक ही कंपाउंड है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ। आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड इसने इस वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है, बाकी इसने 3 क्या किए हुए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक ये, बाकी इसने 2 किसके साथ बनाए हुए, हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2, बाकी इसने क्या किया, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए। मतलब ये आपको अब पता लग जाना चाहिए कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4। अगर इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई हुई है और दिखाया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया। आपको कंसिडर कर लेना चाहिए कि इसके साथ 2 क्या होंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह एक हमारे पास होता है एब्रिविएटेड फॉर्म। क्या, एब्रिविएटेड फॉर्म के मैं प्रोपेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बजाय डायरेक्ट सिर्फ PR लिख दूं। अब PR से मुझे पता चल गया कि PR का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। प्रोपेन के अंदर कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, बाकी बॉन्ड कंप्लीट करके साथ में हमने OH लगा दिया। सो दिस वन इज आल्सो प्रोपेनॉल। सो ये हमारे पास तरीके हैं कि जिसके जरिए हम मॉलिक्यूल को क्या करेंगे या कंपाउंड को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। आइए जी स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं।
डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन इन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा एटम होते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स होती है। मैं समझता हूँ कि उनको बोर्ड के ऊपर ड्रा करना बहुत मुश्किल है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम इस शॉर्ट हैंड मेथड को यूज कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने एक छोटी सी कोशिश कर लेता हूँ। चलो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ग्लाइकोजन है, ठीक है। ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर तो फिर भी सिंपल है, लेकिन वैसे आप इसको नोट करते जाओ। जैसे लेट्स सपोज चलो मैंने फिलहाल इतनी जगह को घेरा हुआ है, ठीक है। इसे बॉन्ड पूरे करो। चलो मैं लास्ट पे COOH कर लेता हूँ, ठीक है। लास्ट पे मैं COOH कर लेता हूँ, COOH, ठीक है। अच्छा, अब इसके बॉन्ड पूरे करो, जल्दी से बॉन्ड पूरे करो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। एक हाइड्रोजन, 2 3। कार्बन 4 बनाता है, 1 2 3 4। 4 बनाता है, 1 2 3 4। इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। हाँ, 1 2 3 4, ठीक है। कितने बनाए हुए? 4 बनाए हुए। ऑक्सीजन कितने बनाते हैं? 2। एक इधर से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन कितने बनाता है? 3। एक इधर बनाया हुआ है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस कार्बन कितने बनाए हुए हैं? 1 2 3 4। इसने कितने बनाए हुए हैं? 1 2 3 4। बाकी क्या है? बॉन्ड पूरे हैं। अब देखो सिंपल सी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखूंगा, ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन मैं सिंपल सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। इसको लिखना बहुत मुश्किल है। अगर इसको मैं वही नोटेशन का तरीका इस्तेमाल करूँ, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गया। चलो इसको नंबरिंग भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड विद OH। इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? दरअसल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल, जो काम करने वाला, जो रिएक्टिव है, उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जो रिएक्शन करेगा, जो हिस्सा लेगा रिएक्शन में, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है? COOH है, COOH। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर कुछ नहीं है। 3 के ऊपर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। 4 के ऊपर क्या है? OH भी और NH2 भी है। सो कार्बन नंबर 1 2 3 4। 4 के ऊपर OH भी है और NH2 भी है। इसके अलावा कार्बन नंबर 5 के ऊपर कुछ नहीं है, 6 के ऊपर भी कुछ नहीं। हाइड्रोजन को ड्रॉ करना जरूरी नहीं। अब देखो रूल क्या है। फंक्शनल ग्रुप लाइक OH, COOH, OH कहते हैं हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप को, COOH कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को। इसके अलावा NH2 कहते हैं अमाइन फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, अमाइन फंक्शनल ग्रुप को। ऑलवेज रिटन इन फुल फॉर्म, मतलब फंक्शनल ग्रुप को हम हमेशा फुल फॉर्म में लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप को हम हमेशा फुल फॉर्म में लिखेंगे। कार्बन को हम जिग-जैग फॉर्म में लिखेंगे। हाइड्रोजन को हम नहीं लिखेंगे, लेकिन बशर्ते वो हाइड्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ होगा उसको हम लिखेंगे। कौन से हाइड्रोजन को लिखेंगे? जो डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्ड है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को हम हमेशा फुल फॉर्म में लिखेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, इसको देखो, ये वाली बहुत सिंपल है, ये वाली थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा आसान है। तो रूल आपने अपने हमेशा जहन में रखना है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लिखो या जो भी मॉलिक्यूल लिखो, आपने उसमें फंक्शनल ग्रुप्स को हमेशा लिखना है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, डबल बॉन्ड के लिए रूल्स क्या है? तो डबल बॉन्ड को हम ड्रॉ करेंगे S2 पैरेलल लाइन, S2 पैरेलल लाइन। देखो पैरेलल जो बिल्कुल एक डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो ये दोनों क्या है? बिल्कुल पैरेलल है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंपाउंड है, एक कार्बन और 2 कार्बन। 1 कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्लोरो 2 के लिए क्या वर्ड यूज होता है? मीथ 1 के लिए, ईथ 2 के लिए। डबल बॉन्ड है बीच में क्या है? 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। 1 को हेयर मेंशन नहीं करते, लगा मेंशन भी कर दो तो। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन। सो इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरो ईथ 1 इन, ठीक है। इसको हम 1 क्लोरो इथीन भी कहते हैं। अब ये हमारे पास है इसका स्ट्रक्चर फॉर्म, इसमें बगैर स्ट्रक्चर। अगर इसको मैं सिंपल मतलब शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखूंगा तो उसमें क्या होगा? इन दोनों कार्बन की जगह पे मैंने क्या किए? डबल बॉन्ड के पे पैरेलल लाइन ड्रॉ की। मुझे पता है यार कि इस एंड के ऊपर भी कार्बन है, इस एंड के ऊपर भी क्या है? कार्बन है। कार्बन नंबर 1 के साथ क्या लगा हुआ था? क्लोरीन लगा हुआ था। अब ईच लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 2 क्या है?
यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखो CH2 CHCl CH2 CHCl, अब इसके अंदर आपको पता चल रहा है कि बॉन्ड डबल बॉन्ड है। सो ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, रॉन्ग है, दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड शो नहीं हो रहा, जबकि इसमें और इसमें, और ये थोड़ा प्रोफेशनल तरीका है, दिस वन इज अ प्रोफेशनल वे, इन दोनों के अंदर हमें डबल बॉन्ड क्लियर नजर आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट, ये था डबल बॉन्ड के लिए और ये था कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए। एट द एंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, वो है जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनके लिए हम कैसे उनको शॉर्ट हैंड फॉर्म में हम लिखेंगे। तो इसको डिस्कस करने के बाद हम लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम ये शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप कि आपको पता होगा एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि इन 4 कंडीशन को फुलफिल करते हो। पहली बात क्या, ये साइक्लिक हो। साइक्लिक किसको कहते हैं? ये क्या है? साइक्लिक है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। दूसरी बात, प्लेनर होंगे, मतलब किसी एक प्लेन के ऊपर आते होंगे। जब मैं ये एरोमेटिक कंपाउंड आगे बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा, आपको वहां पे क्लियर होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कंपाउंड इस प्लेन के ऊपर आए, ठीक है। बहरहाल इसको मैं वहाँ डिटेल से डिस्कस करूंगा। इसके अलावा कंजुगेटेड हो। कंजुगेटेड कहते हैं कि जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना देता हूँ, कार्बन 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 कार्बन, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, मतलब अल्टरनेट सिंगल और डबल जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास क्या है? कंजुगेटेड है। मतलब पहले सिंगल बॉन्ड हो, फिर क्या हो? डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल हो, फिर डबल हो। आगे मैं बेंजीन की स्ट्रक्चर में समझाता हूँ फिलहाल। इसके अलावा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हो। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को वो फॉलो करते हो। n का मतलब हमारे पास होता है कार्बन। बहरहाल अभी का तो टॉपिक नहीं है कि मैं एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कस कर लूँ, लेकिन अभी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन आप समझ लो बेंजीन के लिए। फिर आगे जब हमारे पास एरोमेटिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक आएगा तो वहाँ पे मैं इसको बहुत डिटेल से करूँगा। इन एरोमेटिक कंपाउंड की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, वो हमारे पास है बेंजीन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। C6H6 देखो एरोमेटिक है, मतलब ये कार्बन क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। कैसे? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन हो गए। 6 क्या है? हाइड्रोजन है। 6 क्या है? हाइड्रोजन है। सो मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन को यहाँ अटैच किया, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मैंने क्या किए? अटैच करवाए। डियर स्टूडेंट, यहाँ देख के बताएं किस कार्बन के बॉन्ड कम है, किस कार्बन के बॉन्ड कम है। इस कार्बन कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3। इसने कितने बनाए? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जिस सबको देखो कितने बनाए हुए? 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाता है। सो इट्स मीन दिस इज, ये तो हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता ना। सो ऐसा कर लेते हैं कि इनमें एक डबल बॉन्ड करवा देते हैं। अब इस कार्बन को देखो, एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे करवा दिया, एक यहाँ पे करवा दिया। अब देखो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हुए? 1 2 3 4। इसके पास देखो 1 2 3 4। इसके पास देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बॉन्ड क्या हो गए? पूरे हो गए। अब देखो एक सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल। साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, 4n+2 बाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी फॉलो करती है ये। सो दिस वन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड और ये क्या है? बेंजीन है। अब एक बात तो यहाँ पे क्लियर है, ये बॉन्ड तो मैंने अपने आप से लगाया ना कि यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ। अब ये हमें पता नहीं है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। मतलब अब हम इसमें फिक्स्ड नहीं है, श्योर नहीं है। ये बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, ये वाला यहाँ भी हो सकता है, ये वाला यहाँ भी हो सकता है। तो ये मैंने सिंपल से आपके सामने एक बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ की। अभी हम क्या करते हैं, इस जो हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर है इसको पढ़ने के 2 वेज है। एक हमारे पास रहते हैं केक्यूलर स्ट्रक्चर, एक में हमारे पास सर्कल इनसाइड हेक्सागन। केक्यूलर स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे होते हैं? सिंपल हमने क्या किए? 6 कॉर्नर ड्रॉ किए, एक कार्बन, 2 3 4 5 6। मैंने एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ड्रॉ किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। एक तो ये होगी। इसके अलावा लाजमी तो नहीं है कि यहाँ पे होंगे, ये फिक्स नहीं है। जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन, ये बड़े भूखे होते हैं, ये रोटेट कर रहे होते हैं, ये घूम रहे होते हैं, ये यहाँ भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी। ये डीलोकलाइज्ड होते हैं। इनके लिए सबसे बेस्ट टर्म है ना वो हमारे पास यूज होती है, दे आर डीलोकलाइज्ड। लोकल किसको बोलते हैं? लोकल मतलब किसी खास मकाम के, किसी एक जगह के। डीलोकलाइज मतलब न इधर के ना उधर के, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। मतलब क्या हुआ कि इनकी अपनी कोई खास जगह नहीं है। अब
वही बेंजीन की स्ट्रक्चर है, मैंने हाइड्रोजन नहीं ड्रॉ की, सिर्फ कार्बन ड्रॉ किए हुए। डबल बॉन्ड यहाँ पे था, इस बार यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे था, ये इस बार यहाँ हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे था, इस बार यहाँ हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये भी स्ट्रक्चर। मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यार कि डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा, क्योंकि डीलोकलाइज है, ये पूरे रिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। सो केक्यूले ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया। इसके अलावा दूसरा तरीका जो है ना वो सर्कल इनसाइड हेक्सागोन। देखो जो 6 कोनों वाला कंपाउंड होता है ना उसको हम हेक्सागोन बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ सर्कल ड्रॉ कर लो। इस सर्कल से हमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इससे हमें ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पूरी सर्कल के अंदर है। अब हम एग्जैक्ट इनकी लोकेशन नहीं बता सकते, तो जब हम रिएक्शन करेंगे तो तब हम ये वाली स्ट्रक्चर यूज करेंगे, लेकिन जब हम किसी कंपाउंड को समझाएंगे तब हम ये वाली स्ट्रक्चर यूज करेंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, अगर इस बेंजीन के ऊपर मैं कुछ चीजें आपको और बता देता हूँ, बस जल्दी से हम लेक्चर वाइंड अप कर लेते हैं। ये हमारे पास है बेंजीन, ठीक है, ये आ गई बेंजीन, ठीक है। अगर इस बेंजीन के ऊपर NH2 लग गया फिर इसको हम कहते हैं ये क्या आ गई, एनिलीन बन गई। ये क्या बन गई, एनिलीन बन गए, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास CH3 बन जाए या CH3 लग जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर इसी बेंजीन के ऊपर OH लग जाए, इस बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, OH लग जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम शॉर्ट हैंड मेथड क्यों यूज़ करते हैं। हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कंप्लीट स्ट्रक्चर को लिखना बहुत मुश्किल है। इस स्ट्रक्चर को देखो, इसको देखो, इन दोनों में कितना फर्क है। इससे हमें सिंपल सिंपल बातें समझ में आ रही है। कार्बन, इससे मुझे समझ आ रही है कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड। कैसे, 2 तो ये हो गए, एक डबल बॉन्ड का होगा 3, एक इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए, एक इसने हाइड्रोजन। मतलब ये अपने आप से इसके बॉन्ड क्या कर देने, पूरे कर देने। सो हमारे पास शॉर्ट हैंड से चीज़ को समझना आसान हो जाता है, टाइम हमारा बच जाता है। इसके अलावा वो हमारे पास थोड़ी बोरिंग नहीं दिखती, मतलब वो साफ सुथरे में दिखती है। इस तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखो, साफ सुथरे में नजर आ रही है, यहाँ पे साफ सुथरी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए एक एक कंपाउंड को, ये तो सिंपल सी बेंजीन तो सिंपल है, आगे जब बहुत बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर होती है फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यही तक था आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।